नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन ब्रेन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम नई कड़ी कक्षा 10 मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 10 की गणित का पढ़ना आरंभ करेंगे। जैसे कि अब चैनल खोलते समय मैंने पहली वीडियो में बोला था कि हम इस चैनल पर प्रतियोगी परीक्षा की गणित और कक्षा 10 और कक्षा 12वीं की गणित के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज से हम कक्षा 10 की गणित स्टार्ट कर रहे हैं। तो कक्षा 10 जो कि मध्य प्रदेश बोर्ड के द्वारा परीक्षा ली जाती है, इसलिए छात्रों में इसको लेकर डर बना रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम कक्षा 10 की गणित की पढ़ाई अब इस चैनल में स्टार्ट करेंगे। तो आप इस चैनल के साथ कक्षा 10 की गणित की पढ़ाई करना चाहते हैं या इस चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम कक्षा 10 की गणित आज से ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो अपन पहला ही चैप्टर स्टार्ट करते हैं कक्षा 10 का, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं, पहले तो वास्तविक संख्याओं को जानने से पहले चैप्टर का नाम वास्तविक संख्याएं, उनको जानने से पहले आपको संख्याओं के बारे में, आपने वास्तविक संख्याओं के बारे में कक्षा 9th में पढ़ चुके होंगे, तो उससे पहले अपन संख्याओं के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो आपने पहले कक्षा 9th में ही पढ़ा होगा। देखिए, आपने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ा होगा। क्या प्राकृत संख्या है ना, प्राकृतिक या प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याओं के बारे में आपने पढ़ा होगा कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं तो आपने 9th में पढ़ लिया हो, लेकिन फिर मैं आपके रिवीजन की दृष्टि से आपको थोड़े बता देता हूँ कि प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। जैसे अपन देखें तो 1, 2, 3 और ऐसे जाते जाते अनंत तक, अनंत ये इन्फिनिटी तक। ठीक, तो प्राकृतिक संख्याएं वे होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। इनमें वे संख्याएं सम्मिलित नहीं होती जो आधी रहती हैं, जैसे 1/2, 3/2, 1.5। ये संख्याएं सम्मिलित नहीं होती। जो अंक रहते हैं, जो 1, 2, 3 जो संख्या रहती है वही सम्मिलित होती हैं। इन्हीं को अपन प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसके बाद आपने दूसरी संख्याएं पढ़ी होंगी कि पूर्ण संख्याएं पढ़ी होंगी। क्या पढ़ी होंगी? पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं और पूर्ण संख्याओं में 0 और सम्मिलित कर लिया जाता है। 0, 1, 2 और 3 और ये अनंत तक जाती रहती हैं। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं की तरह 0 और सम्मिलित कर लें अगर प्राकृतिक संख्याओं में, तो पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं ना। तो यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट हो रही हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट हो रही हैं, तो जो पूर्ण संख्याएं हैं उनमें सभी प्राकृतिक संख्याएं सम्मिलित हैं, और जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनमें सभी पूर्ण संख्याएं सम्मिलित तो हैं 0 के अलावा, केवल 0 नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या में आपने 0 एक्स्ट्रा लिया है। और जो प्राकृतिक संख्याएं जितनी भी हैं वो सभी पूर्ण संख्याएं ही हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 सम्मिलित और वहाँ की प्राकृतिक संख्या सम्मिलित। इसके बाद आपकी पूर्णांक संख्याएँ आती हैं। ये संख्या मैं आपको क्रम से ही बता रहा हूँ कि पूर्णांक संख्याएँ आती हैं। उसके बाद कि पूर्णांक संख्याएँ है ना, उनको प्रदर्शित कैसे करते हैं? जैसे पूर्णांक संख्या है, इसको आई से प्रदर्शित करते हैं ना, ये भी ध्यान रखना। पूर्ण संख्याओं को डब्ल्यू से प्रदर्शित कर देते हैं और प्राकृतिक संख्याओं को एन से प्रदर्शित करते हैं ना, ये बात भी आप ध्यान रखना। तो जो पूर्णांक संख्याएं हैं, इन पूर्णांक संख्याओं में जो माइनस वाली संख्याएं रहती हैं, जैसे अपन देखें कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और डैश डैश, तो इस तरफ भी बढ़ेंगी धनात्मक तरफ और इस तरफ ऋणात्मक तरफ -इन्फिनिटी था। तो इसमें पूर्ण संख्या किन्हें कहते हैं? पूर्ण संख्याएं जो होती हैं जिनमें धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं आती। और ध्यान रखना, इन तीनों संख्याओं में वो बटे वाली संख्याएं नहीं आती जो आधी या 1.5 या ऐसी संख्या होती। यहाँ पर ये पूर्ण अंक ही आते हैं ना। तो ये ध्यान रखना कि 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3। ठीक, तो ये पूर्णांक संख्या है। अब यहाँ पर पूर्णांक संख्या पर भी आप ध्यान दें कि पूर्णांक संख्याओं में सभी प्राकृतिक संख्या भी सम्मिलित है और 0 से स्टार्ट पूर्ण संख्या भी सम्मिलित है ना। तो जो पूर्णांक अपन ऐसे देखें, आपने समुच्चय के बारे में पढ़ा होगा कि समुच्चय किसे कहते हैं, 9th क्लास में पढ़ लिया होगा कि समुच्चय सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। और समुच्चय के साथ उपसमुच्चय के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। तो आप उपसमुच्चय और समुच्चय के कॉन्सेप्ट से ऐसे देखें कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याओं का उपसमुच्चय होती हैं। क्या होती हैं? उपसमुच्चय होती हैं, क्योंकि पूर्ण संख्याओं का ही हिस्सा। और प्राकृतिक संख्या पूर्णांकों का भी उपसमुच्चय होती है, क्योंकि इसी का हिस्सा लेकर प्राकृतिक संख्याएं बनाई गई हैं।
तो ये क्रम चलता रहता है। जैसे पूर्ण संख्याएं हैं वो पूर्णांक संख्याओं का उपसमुच्चय है ना। अब इसको और कॉन्सेप्ट समझेंगे। पूर्णांक संख्याओं के बाद आपकी अगली संख्याएं आती हैं जो कि परिमेय संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्या वे संख्याएं भी सम्मिलित होती हैं, परिमेय संख्याएं जो आधी रहती हैं, जैसे बटे के रूप में रहती हैं सामान्यतः। परिमेय संख्याएं जिसको आर से प्रदर्शित करते हैं। तो परिमेय संख्या कैसे कहते हैं कि जो p बटे क्यू के रूप में, मतलब बटे के रूप में लिखी जाती हैं, जहाँ पर p q पूर्णांक है। क्या है? p और q पूर्णांक है और q का मान 0 नहीं है। ये चिन्ह नहीं है, 0 के बराबर नहीं। बराबर में ऐसा डंडा खींच दे तो वो ये बराबर नहीं हो जाता। तो पूर्ण परिमेय संख्याओं की परिभाषा ये पढ़ चुके होंगे आप, इसलिए रिवीजन की दृष्टि से आपको थोड़ी स्पीड में बता रहा हूँ। तो जो परिमेय संख्याएं हैं वो p और बटे q के रूप में होती हैं, और इसमें p और q तो पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब ये संख्या है, p और q इनमें से कुछ भी हो सकता है, लेकिन q का मान 0 नहीं हो सकता है ना। ये ध्यान रखना, q का मान 0 नहीं हो सकता। ठीक, तो परिमेय संख्या जैसे उदाहरण के लिए अपन देखें, इसका एग्जाम्पल देखें परिमेय संख्याओं का कि 2/3, 1/2, 4/5। ठीक, तो ये परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होने के लिए शर्त सिर्फ इतनी है कि p और q बटे के रूप में हो और पूर्णांक हो और q का मान 0 ना हो। ठीक, इसके साथ ही परिमेय संख्या का एक कॉन्सेप्ट आप यहाँ ये समझें कि जैसे 1, 2, 0 भी ले लेते हैं, 3, 4 या 5 है ना। क्या ये संख्या भी परिमेय है? तो परिमेय होने के लिए शर्त क्या है? परिमेय होने के लिए शर्त यह है कि इसको p बटे q के रूप में लिखें और q 0 नहीं हो सकता। क्या इनको p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है? तो यहाँ पर देखें कि 1 को 1/1 लिखा जा सकता है, 2 को 2/1 लिखा जा सकता है, क्योंकि बटे में 1 लिखने से उनके मान में कोई परिवर्तन होगा नहीं। 0 को 0/1 भी लिखा जाए। तो ये p बटे q के रूप में ये संख्याएं भी लिखी जा सकती हैं, ये भी। तो सभी पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या भी क्या होती? परिमेय संख्या का उपसमुच्चय होती हैं या परिमेय संख्याएं होती हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखें। तो 0 भी एक परिमेय संख्या, क्योंकि 0 भी अपन ने p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। तो शर्त यह है कि q 0 नहीं होना चाहिए। तो p 0 है, यहाँ पर क्या 0? p 0 है और q 0 नहीं है। तो ये परिमेय संख्या है। तो ठीक है, अब अपन ने परिमेय संख्या के बाद अब अगली संख्याएं आती हैं आपकी अपरिमेय संख्या। क्या आती हैं? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या की परिभाषा जो है सिर्फ इतनी है कि जो संख्या p बटे q के रूप में या जो संख्या परिमेय नहीं है वो अपरिमेय संख्या है। क्या? जो संख्या परिमेय नहीं है वह अपरिमेय संख्या है। जिसको p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है ना। तो जैसे इसका उदाहरण अपन देखें तो √2, √3, आपने पाई पढ़ा होगा, पाई भी एक अपरिमेय संख्या, √7। तो सभी जो अभाज्य संख्याएं हैं, जो अभाज्य संख्या, अभी अभाज्य संख्याओं के बारे में बताऊंगा, सभी जो अभाज्य संख्या जो √ में लिखी जाती वो सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या हो गई। यहाँ पर ध्यान दें कि जो प्राकृतिक पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या परिमेय संख्याओं का ही उपसमुच्चय है। तो ये संख्याएं, ये टोटल, या ये टोटल नहीं तो या परिमेय संख्या भी, परिमेय संख्या में भी ये सभी संख्याएं सम्मिलित है। तो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं मिलकर जिन संख्याओं का निर्माण करती हैं तो उन्हीं को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या की परिभाषा ये है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर ही क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय वास्तविक संख्या कहलाती है। तो वास्तविक संख्या में ये सभी प्रकार की संख्याएं सम्मिलित हो जाती हैं। जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब संख्याएं वास्तविक संख्या में सम्मिलित हो जाती हैं। तो ये तो पूरे संख्याओं का कॉन्सेप्ट है, और इस चैप्टर में हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद अपन इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस आगे चैप्टर को अपन स्टार्ट करते हैं उससे पहले संख्याओं के कुछ और टाइप पे अपन विचार कर लेते हैं। जैसे आपने सुना होगा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याओं के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा कि अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ये आपने पढ़ा होगा। तो अभाज्य संख्याएं, तो अपन अभाज्य संख्याओं की परिभाषा ऐसे समझें कि वे सभी संख्याएं, क्या? वे सभी संख्याएं हैं जिनमें एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी से वो विभाजित नहीं होती। एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से उनमें भाग नहीं जाता। उन सभी को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आपको इसको उदाहरण के माध्यम से समझें, या आप 2 देखें, 3 देखें, 7 देखें, 5, 11, 13
और ये 17, ये क्रम में ही लिख दे रहा हूँ मैं अभाज्य संख्या, ठीक। तो ये अभाज्य संख्या वे होती हैं जिनमें स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी से भाग नहीं जाता। तो एक से तो सब में ही, एक का तो सब में ही भाग जाता है, तो जिसमें स्वयं और एक का भाग नहीं, एक का ही भाग जाता है, इसके अलावा किसी से भाग नहीं जाता है। इसको दूसरी तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि वे सभी संख्याएं जिनके गुणनखंड वे स्वयं और एक के अलावा और कुछ नहीं होते, जिनके गुणनखंड में वो स्वयं संख्याएं और एक के अलावा कुछ नहीं होते, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, यहाँ पर ध्यान दें कि जैसे 7 है, तो अपन 7 में किसी संख्या से भाग देने का प्रयास करें। यहाँ पर किसी संख्या से मतलब मैं पूर्ण संख्याओं की बात कर रहा हूँ, जो पूर्ण अंक हैं उनकी बात कर रहा हूँ। जैसे इसको 7 से भाग देने के लिए 3.5 से आप 7 में भाग दे देंगे, चला जाएगा। तो यहाँ पर पूर्ण अंक संख्याओं की ही बात कर रहे हैं। तो जैसे जो 7 है, तो 7 में आप किससे भाग देंगे? या तो 1 से जा सकता है, 1 7 7, या 7 से जा सकता है, 7 1 7, और किसी संख्या से 7 में भाग नहीं जा सकता। तो अभाज्य संख्या की शर्त यही है। तो इसमें 1 से जा सकता है, 7 से जा सकता है, 5 में भी 1 से जा सकता है और 5 से जा सकता है। इसी प्रकार सभी संख्याओं में ऐसा है, ठीक। लेकिन आप इसमें एक खास बात यह है कि आपको जो 2 दिख रहा है, तो ये 2 भी अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 भी 2 से कटता है और 1 से ही कटता है। मतलब 2 में सिर्फ 2 से भाग जाता है और 1 से भाग जाता है, तो ये भी अभाज्य संख्या है। और 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी। बाकी कोई सम संख्या ऐसी नहीं है जो अभाज्य संख्या हो। अगर आपसे ऐसा प्रश्न भी आ जाए कि ऐसी कौन सी सम संख्या है जो अभाज्य है, तो 2 है। और आपसे अगर ऐसा प्रश्न पूछ ले कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2 है, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2 है। अगर प्रश्न आपको ऐसा आ जाए, अभाज्य संख्याओं से संबंधित बता रहा हूँ, कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो विषम संख्या उन्हें कहते हैं जिनमें 2 से भाग नहीं जाता। अब सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो यहाँ पर सबसे छोटी तो 2 है, लेकिन 2 में तो 2 से भाग जा रहा, तो ये तो सम है। तो यहाँ पर विषम अभाज्य संख्याओं के बारे में पूछा है, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या आपकी कौन सी है? 3 है। तो इन कॉन्सेप्टों को आप ध्यान रखें, ठीक। तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जिनके गुणनखंड में वो स्वयं और एक रहता है, उनको अभाज्य संख्या कहते हैं ना। इसके बाद अगली संख्याएं जो आती हैं, जिनको भाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्याओं की परिभाषा यही है कि जो संख्याएं अभाज्य नहीं हैं वो भाज्य संख्याएं हैं। या अपन दूसरे तरीके से ऐसे बोलें कि वे संख्याएं जिनके गुणनखंड या जिनमें भाग, गुणनखंड मतलब वो संख्या होती है जिनसे वो डिवाइड हो जाती है ना। तो अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड में या जिन संख्याओं में एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी भाग चला जाए। जैसे आपको इसको उदाहरण के माध्यम से समझें, तो आप देखें 4 और 9, 8, 12, 15, 18, तो ये सभी संख्या भाज्य संख्या है। क्योंकि देखो कि जो 4 है, 4 में 1 से भाग जाता है, ठीक है, और 4 से भी भाग जाता है। एक और अगर 4 से ही भाग जाता तो ये अभाज्य संख्या होती। लेकिन 4 में 2 से भी भाग जाता है। किससे भी भाग जाता है? यहाँ पर 2 से भी भाग जाता है इसमें, है ना। तो इसके गुणनखंड जो हैं वो क्या हैं? एक तो 1 से जाता है, एक 2 से जाता है और एक 3 से जाता है। तो इसके गुणनखंड 1, 2 और 3 है, और 4 से भी जाता है इसमें। तो इसके गुणनखंड 1, 2, 3, 4 है। तो और अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड कितने होते थे? 2 होते थे, एक स्वयं और एक। तो इसमें तो गुणनखंड ज़्यादा होगा। तो वे सभी संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त भी अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं, वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब भाज्य और अभाज्य संख्याओं पर ही आधारित एक कथन है आपके इस चैप्टर में, जिसको अंकगणित की मूलभूत प्रमेय बोलते हैं। उसी का एक कथन है। कथन ये है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, भाज्य संख्या ये कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। क्या? प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और यह गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यही अंकगणित की मूलभूत प्रमेय है। तो अब अपन इसके बारे में ही तो देखिए, ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या गुणनखंडित किया जा सकता है, ठीक है। तो यही है। अभी इसको उदाहरण के माध्यम से और समझने के लिए और लिखा है इसमें, तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होगा। तो इसको अपन उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। अद्वितीय का मतलब होता है जिसके समान दूसरा ना हो। अपन देखते हैं कैसे। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ भाज्य संख्याएं लेता हूं, क्योंकि अपन यहाँ पर लिखा है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को, तो भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं को गुणनखंड के रूप में आप इसको व्यक्त करना है। तो अपन कुछ भाज्य संख्याएं ले लेते हैं और फिर उनको अपन व्यक्त करके देखते हैं क्या होता है। तो ये क्या है कि
एग्जाम्पल के लिए अपन लेते हैं, एक संख्या है 24, है ना। अगली संख्या ले लेते हैं अपन 42, अगली संख्या ले लेते हैं अपन 45। ठीक, तो ये तीन संख्याएं भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याओं के बारे में मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पर जो 24, 42 और 45, तो क्या लिखा है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। अब अभाज्य संख्या में आपको बता चुका हूँ, जैसे 2, 3, 5 इस तरीके से। अब इनको अभाज्य गुणनखंड इनके करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड आपको आता होगा, जैसे 24 है तो 24 का अभाज्य गुणनखंड अपन करते हैं ऐसे, है ना, इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से करते हैं। तो 24 में अपन भाग देते हैं सबसे छोटी संख्या से, सबसे छोटी संख्या, और यहाँ पर भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं से ही भाग देते हैं। जैसे सबसे छोटी 2 है तो 2 से इसमें भाग जा रहा है, तो 2 से अपन इसमें भाग देंगे, 2 एकम 2 और 1 दूनी 2, तो ये हो गया आपका 12। अगला देखते हैं, फिर इसमें 2 से जा रहा है, तो फिर इसमें 2 से जा रहा है, तो फिर ये 6 हो जाएगा, और फिर इसमें 2 से जा रहा है तो ये 3 हो जाएगा, और फिर इसमें 3 से जा रहा है तो ये 1 हो जाएगा। ठीक, तो इसको इस प्रकार अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो ये 24 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अपन 24 को क्या लिख सकते हैं, देखें 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। ठीक, इस तरीके से 24 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्याएं जिसमें आती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अपन इसको व्यक्त करते हैं। इसको और आसानी से ऐसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर 2 3 बार आया तो अपन 2 की पावर 3 इंटू 3, तो ये व्यक्त हो गया। या इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे या ऐसे व्यक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार अपन 42 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे ही निकालेंगे। मैं आपको डायरेक्ट लिख के बता दे रहा हूँ कि 2 गुणित 3 गुणित 7। ठीक, 2 3 6 और 6 7 42, तो ये 2 के अभाज्य गुणनखंड हो गए, 42 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। ऐसे ही अपन 45 के निकालें तो 45 का 3 गुणित 3 गुणित 5, है ना। 3 2 बार आए तो इसको शॉर्ट में अपन 3 की घात 2 गुणित 5 लिख सकते हैं। ठीक, तो ये 45 के अभाज्य गुणनखंड होगा। अपन ये तो हो गया कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो ये व्यक्त किया गया। इसके बाद अगली लाइन ये लिखी है कि यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक जो भाज्य संख्या है उसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो अद्वितीय होंगे, मतलब उनके समान दूसरा नहीं होगा, उनके जैसा क्रम उनके जैसा दूसरा नहीं होगा। ठीक, जैसे 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 2 की घात 3 गुणित 3। ठीक, या 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। ठीक, तो ये एक संख्या हो गई। अगली संख्या अपन ने 42 ले ली, तो इसका क्या है, 2 गुणित 3 गुणित 7, तो इसके 2 गुणित 3 गुणित 7 हैं और इसके 2 गुणित 3 है। समझ रहे हैं ना, इसमें 2 की घात 3 गुणित 3 है और इसमें 2 गुणित 3 गुणित 7 है, तो इसका भी अलग गुणनखंड है अभाज्य, और इसके भी अलग गुणनखंड है और इसके भी अलग अभाज्य गुणनखंड है। तो ये बात समझ रहे हैं कि अद्वितीय रूप से व्यक्त किया जा सकता है। वो मतलब क्या है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड में अद्वितीय रूप से व्यक्त किया जा सकता है। ये क्रम का ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे 2 की घात 3 है गुणित 3, तो इसको 3 गुणित 2 की घात 3 भी लिख दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्रम का ध्यान रखने के बिना। और प्रत्येक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होंगे, मतलब उनका जो समूह होगा वो अलग ही होगा, हर एक संख्या का अलग अलग होगा, है ना। तो ये बात आप समझ गए। तो 45 हो गया। और ये आपकी गणित की आधारभूत प्रमेय। तो आप इसको जैसे आप नोट बनाना स्टार्ट कर रहे हैं फेयर कॉपी में, तो आप यहाँ से बनाना इसके स्टार्ट कर सकते हैं। और नोट कैसे बनाना है आप समझते होंगे कि हेडिंग जो रहेगी वो काले के पेन से डालना और ये ब्लू कलर से आपको लिखना। ठीक, तो ये बात आप समझते होंगे। इसके बाद अपन चैप्टर को कुछ और आगे बढ़ाते हैं ना। देखिए आगे अब इस चैप्टर में आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। लघुत्तम और समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के बारे में आपने पहले पढ़ चुके होंगे, लेकिन मैं थोड़ी उसकी आपको परिभाषा बता देता हूँ। लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है और महत्तम समापवर्तक क्या होता है। अब देखिए लघुत्तम समापवर्तक दो संख्याओं का, जैसे अपन 3 का भी निकाल सकते हैं, 4 का भी निकाल सकते हैं। तो लघुत्तम समापवर्तक वह संख्या होती है जिससे वह छोटी से छोटी संख्या होती है लघुत्तम समापवर्तक। जिन संख्याओं का अपन निकाल रहे हैं उनका पूरी तरीके से उसमें भाग चले जाए। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूँ कि जैसे 4, 8 और 12, क्या लिखा, 4, 8 और 12, ये 3 संख्याएं दी हैं। अगर इनका एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक निकालें तो लघुत्तम समापवर्तक ऐसी संख्या होगी जिसमें इन तीनों से भाग चला जाए और वह छोटी से छोटी संख्या हो। या अपन साधारण भाषा में ऐसे समझें कि लघुत्तम समापवर्तक वह संख्या होती है जो इन तीनों संख्याओं की पहाड़े में आए, टेबल में आए, और वह छोटी से छोटी हो। तो अपन इन तीनों संख्याओं का टेबल लिखें जैसे, तो इसका 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20। ठीक, यहाँ पर लिखें 8 दूनी 16, 8 तिया 24,
8 चौको 32 और 8 पंजे 40, ठीक। और यहाँ पर इसका लिखें 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, ठीक। तो ये टेबल लिखते हैं और ये तीनों के टेबल में आए और सबसे छोटी संख्या होती है। यहाँ पर तीनों के टेबल में ऐसी कौन सी संख्या आ रही है सबसे छोटी है। और तो देखते हैं, तो यहाँ पर 8 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, 12 भी नहीं आ रहा, 16 भी नहीं आ रहा, 16 इसमें ही आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, 20 भी नहीं आ रहा। तभी और टेबल बढ़ाते हैं इसको 24। अब 24 आ गया, 4 सिंह 24, तो 24 इसमें भी आ रहा है, 24 इसमें भी आ रहा है और 24 इसमें भी आ रहा है ना। तो 24 ही वह सबसे छोटी संख्या है जिसका इन तीनों में भाग चला जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। तो अपन इस चैप्टर में लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक निकालना सीखेंगे। तो लघुत्तम समापवर्तक क्या है कि लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या है, वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें उन संख्याओं से भाग चला जाए जिनका अपन लघुत्तम समापवर्तक निकाल रहे हैं। तो उसका उदाहरण यही है, जैसे 4, 8 और 12 और 24 में 4 और 8 और 12 में 24 से भाग चला जाता है, ठीक है। तो 24 ही वह छोटी से छोटी संख्या। अब 24 से बड़ी संख्या भी हैं, 24 से बड़ी संख्या भी है जिनमें इन तीनों से भाग चला जाता है। जैसे आप यहाँ देखें तो ये आपका 48 है, 48 में 4 से भाग चला जाता है और 8 से भी भाग चला जाता है और 12 चौके 48 से भाग चला जाता है। तो 48 इनका एलसीएम नहीं है, एलसीएम छोटी होना चाहिए, सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 24 ही है जिसमें 4, 8 और 12 से भाग चला जाता है। तो इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि 4, 8 और 12 का एलसीएम 24 है। अब एचसीएफ की बात करें तो अपन 4 और 8 और 12 का ही एचसीएफ निकाल के मैं आपको बताता हूँ कि जैसे 4, 8 और 12। अब आपको यहाँ बात ध्यान रखना है, तो जिन संख्याओं का एलसीएम निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, जिन संख्याओं का अपन एलसीएम निकाल रहे हैं, तो एलसीएम की जो वैल्यू रहेगी, क्या रहेगी, एलसीएम की जो वैल्यू रहेगी वो उन संख्याओं से क्या रहेगी, बड़ी रहेगी या बराबर रहेगी। क्या रहेगी, या तो वो बड़ी रहेगी या बराबर रहेगी। बड़ी या बराबर का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर अपन इन 4, 8 और 12 का अपन एलसीएम निकाला, तो इनका एलसीएम क्या निकला, 24 निकला। तो 24 4, 8 और 12 से बड़ा है ना। तो ये ध्यान रखना, या बराबर भी हो सकती, तो बराबर वो सबसे बड़ी संख्या के ही बराबर होगी। जैसे अपन 4 और 8 का एलसीएम निकालते हैं, 4 और 8 का एलसीएम, तो 4 और 8 का एलसीएम 8 आता है। क्या आता है एलसीएम इनका, 8 आता है 4 और 8 का। तो 4 और 8 का जो एलसीएम 8 आया है, तो संख्याएं 4 और 8 है, तो जो एलसीएम उनका 4 या 8 से बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा। तो यहाँ पर ये 8 के बराबर है, तो जो सबसे बड़ी संख्या उसके बराबर रहेगा एलसीएम, या उससे बड़ा रहेगा। और एचसीएफ महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक दी गई संख्याओं में से छोटा रहेगा या सबसे छोटी संख्या के बराबर रहेगा। तो आप इस बात को अब ध्यान रखें कि एलसीएम बड़ा रहता है संख्याओं के या बराबर रहता है, और एचसीएफ छोटा रहता है या सबसे छोटी संख्या के बराबर रहता है। देखो अब 4 और 8 और 12 का एचसीएफ निकालेंगे। पहले तो एचसीएफ की परिभाषा देखें, तो एचसीएफ की परिभाषा ये है, तो महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या, क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे दी गई संख्याओं में भाग चला जाए, दी गई संख्याओं में भाग चला जाए। और इसमें एलसीएम में को क्या बोलते हैं, दी गई संख्याओं से भाग चला जाए। तो यहाँ पर 4, 8 और 12 का एचसीएफ क्या है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है, क्या है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे इन तीनों में भाग चला जाए। तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 4, 8 और 12। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या अगर इनका एचसीएफ निकालें तो इनका एचसीएफ मान लो 4 आता है। क्या आता है, 4 आता है, क्योंकि 4 से 4 में भी भाग जाएगा, 8 में भी भाग जाएगा और 12 में भी भाग जाएगा, ठीक है। और 4 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे जैसे 2 से भी इसमें भाग जा रहा है, लेकिन 2 नहीं ले रहा है, क्योंकि अपन को बड़ी से बड़ी संख्या लेना, 4 लेना। और यहाँ पर जो 4 आया है वो 4, 8 और 12 में जो सबसे छोटी संख्या उसके बराबर भी आया। तो आप इस बात को ध्यान रखें। वैसे एचसीएफ और एलसीएम के बारे में आपने पढ़ चुके हैं। अब इस चैप्टर के माध्यम से अपन एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे वो आप तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। इस एचसीएफ और एचसीएफ के सवाल भी करेंगे, उससे भी अपन समझेंगे, लेकिन पहले आप एक एग्जांपल के माध्यम से। जैसे आपको 2 संख्याएं दी हैं, एक तो दिया है 12 और एक दिया है आप मान लो
40। ठीक, क्या दिया 12 और 40, तो दोनों भाज्य संख्याएं हैं। आपको 12 और 40 दिया, इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है आपको। ठीक है, इसको देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो आपको पहले आपको क्या करना है कि 12 के अभाज्य गुणनखंड करना। क्या करना है? 12 के अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए जो वही है आपको 12 और इस तरीके से इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे। तो 1 से तो देते नहीं, 1 से सब में भाग जाता है। तो यहाँ पर आप 2 से दें, 2 से भाग दिया तो 2 × 12। ठीक, फिर 2 से भाग दिया, 2 × 3 = 6। फिर 2 से नहीं जा रहा, 3 से दिया, 3 × 1 = 3। जब तक भाग देते रहते हैं जब तक कि 1 ना आ जाए। तो ये तो 12 के एचसीएफ हो गया। क्या हो गया? 12 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इसके बाद अपन 40 की ओर निकालते हैं ना। यहाँ पर 40 के निकालें तो इसमें भी 2 से ही भाग जा रहा है। तो 2 दूनी 4 और 0 का 0। फिर आप 2 से देंगे, 2 × 2 और फिर 0 के 0। फिर 2 से देंगे, 2 × 5 = 10 और फिर 5 से देंगे, 5 × 1 = 5। तो इस प्रकार इनके अभाज्य गुणनखंड आप निकाल सकते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना आता होगा। ठीक है, तो अपन ने 12 के अभाज्य गुणनखंड निकाले। क्या आए? 2 × 2। यहाँ पर घात में ही लिख दे रहा हूँ कि 2 × 2 × 3। तो 2 की घात 2 × 3। ठीक, ये लिख दिया इसके अभाज्य गुणनखंड। इसके बाद अपन ने 40 के निकाले। तो 2 2 2, 3 बार 2 आया है तो 2 की घात 3 और × 5। ठीक, और जो अभाज्य गुणनखंड आते हैं उनका गुणनफल, जैसे अभाज्य गुणनखंड, उनका गुणनफल उस संख्या के बराबर होता है जिसके अभाज्य गुणनखंड होते हैं। जैसे यहाँ पर 12 के अभाज्य गुणनखंड अपन निकाले 2 2 2। अब इनका गुणा करें 2 2 दूनी 4 और 4 × 12। ठीक, 12 के बराबर हो गए। यहाँ पर 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 × 5 = 40। ठीक, तो इस बात को भी आप ध्यान रखें कि अभाज्य संख्याओं, जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना है उन अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल हमेशा उस संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ पर अपन एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे कि 12 और 40 का निकालना है आपको। तो सबसे पहले इसका अपन एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एचसीएफ। कैसे निकालेंगे? देखो, 12 और 40 का एचसीएफ। क्या निकालना? एचसीएफ। ठीक, तो 12 और 40 का एचसीएफ अपन ऐसे निकालेंगे। तो जो जैसे 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 की घात 2 × 3 और 40 के अभाज्य गुणनखंड हैं 2 की घात 3 + 5। अब आपको इन दोनों के गुणनखंड, जो अभाज्य गुणनखंड हैं, इन दोनों में जो कॉमन है, कॉमन मतलब 12 के गुणनखंड में भी जो है और वो 40 के गुणनखंड में भी, उस कॉमन संख्या को देखना। तो यहाँ पर कॉमन संख्या आपको 2 दिख रही होगी। क्या दिख रही होगी? 2 दिख रही होगी कि 2 इसमें भी, इसके गुणनखंड में भी और 2 इसके गुणनखंड में भी। और अब जो कॉमन संख्या दिख रही है, एचसीएफ की बात कर रहे हैं, एचसीएफ में आपको कॉमन संख्या देखना। तो जो कॉमन संख्या दिख रही है, एक में 2 की घात 2 है और दूसरे में 2 की घात 3 है। तो जो कॉमन संख्या की सबसे छोटी घात है, क्या? जो कॉमन संख्या की सबसे छोटी घात है उसको अपन एचसीएफ में लिखते हैं। तो एचसीएफ में यहाँ कॉमन संख्या में 2 की घात 2 ही है सबसे छोटी, क्योंकि यहाँ 2 की घात 3 है और यहाँ पर 2 की घात 2 है। तो अपन 2 की घात 2 लिखेंगे जो कॉमन है। ठीक है, इसके बाद और कुछ कॉमन आ रहा है। 2 की घात 2 तो हो गया। उसके बाद 3 इसमें है और 3 इसमें नहीं, तो 3 भी कॉमन नहीं आ रहा। और 5 इसमें है और 5 इसमें नहीं है, तो 5 कॉमन नहीं आ रहा। अब कुछ कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ 2 की घात 2 आ रहा है। तो 2 की घात 2 ही इसका एचसीएफ है। इसका क्या है? महत्तम समवर्तक है। तो 2 की घात 2 मतलब 2 × 2। 2 की घात 2 का मतलब होता है 2 × 2। तो ये आपका 4, 12 और 40 का क्या है? एचसीएफ है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे कि एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना? दोनों के अभाज्य गुणनखंड लिखना है। क्या लिखना? दोनों के अभाज्य गुणनखंड लिखना है। और उसके बाद दोनों के, 2 संख्याओं का हो तो 3 का हो तो तीनों के लिखना है। यहाँ पर 2 संख्याओं के बारे में बात हो रही। दोनों के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे आप और उसमें जो कॉमन है उसको सेलेक्ट करेंगे कि हाँ ये कॉमन है। और उस कॉमन की जो छोटी घात है, जो कॉमन है उसकी सबसे छोटी घात है, उनको अपन यहाँ पर लिख लेंगे, है ना। जैसे 2 की घात 2 है और 2 की घात 3 है, क्योंकि 2 ही एक कॉमन है और जिसमें छोटी घात 2 की घात 2 है तो अपन ने 2 की घात 2 लिख दिया। इसके अलावा अगर यदि 3 भी कॉमन होता तो अपन 2 की घात 2 और × 3 और लिख लेते, है ना। तो यहाँ पर 2 ही कॉमन था इसलिए 2 लिखें और इसको अपन और आगे और सवालों में समझेंगे। तो यहाँ पर आप यहाँ ध्यान दें कि इसमें क्या करते हैं कि जो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है उसको ही लेते हैं और उसकी सबसे छोटी घात को लेते हैं लगभग महत्तम समवर्तक एचसीएफ निकालते समय। तो ये बात ध्यान रखें। इसके बाद अगर आप इनका एलसीएम निकालें तो एलसीएम जैसे अपन यहाँ लिख कर और बता दे रहा हूँ, 4 2 की घात 2 × 3, ठीक, और 40 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 की घात 3 × 5। अब अपन इसको 12 और 40 का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना। क्या निकालना? एलसीएम। कैसे निकालेंगे?
अब एचसीएफ निकालने के लिए भी कॉमन संख्याओं को लेते हैं। अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे उसको आप समझें। तो यहाँ पर देखें कि 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 की घात 2 गुणित 3, और 40 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 की घात 3 गुणित 5। तो अब इसमें जो कॉमन है पहले उसको देखते हैं। क्या देखते हैं? इसमें जो कॉमन है पहले उन संख्याओं को देखते हैं। क्या एचसीएफ में भी अपन कॉमन को देखते हैं, तो इसमें भी अपन पहले कॉमन को देखते हैं। तो यहाँ पर जो कॉमन है वो 2 की घात 2, मतलब कॉमन जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 है। तो उसमें एक में 2 की घात 2 है और दूसरे में 2 की घात 3 है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी घात है कॉमन में, जो सबसे बड़ी घात है उसको लेते हैं। तो सबसे बड़ी घात कॉमन में कौन सी? तो सबसे बड़ी घात 2 की घात 3 है। क्या है? 2 की घात 3। ठीक, सबसे बड़ी घात क्या है? 2 की घात 3 है। अब इसके बाद जो कॉमन नहीं है उनका क्या करेंगे, क्योंकि वो लघुत्तम महत्तम समापवर्तक निकालते तो उसमें तो कॉमन रहता, उससे ही काम चलता। इसमें कॉमन नहीं रहता, उसकी भी चर्चा होगी। ठीक है, अब जो कॉमन नहीं रहता, जैसे यहाँ पर 3 ये है और 5 ये है। अब इसमें कॉमन नहीं है ये, अब ये 3 कॉमन नहीं है तो इस 3 को भी लिखना पड़ेगा, है ना। जो कॉमन है इसमें क्या करते हैं, जो कॉमन है उनकी बड़ी घातों को लिखते हैं, और जो कॉमन नहीं रहते उनको वैसे ही के वैसे लिख देते हैं। जैसे ये 3 है और इसके बाद ये 5 है। ठीक, तो ये इसका एलसीएम होगा। अब इसको हल करेंगे तो इनका एलसीएम निकलेगा। अब क्या लिखने का एलसीएम देखो, तो यहाँ पर देखें 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 की घात 5। ठीक, तो यहाँ पर देखें 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 पंजे 120। तो यहाँ पर इनका एलसीएम क्या आ गया? 120 आ गया। क्या आ गया? 120 आ गया। तो एलसीएम और एचसीएफ ऐसे निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए आपको जो कॉमन है उसकी सबसे छोटी घात लेना है, और एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन है उसकी सबसे बड़ी घात लेना, और जो कॉमन नहीं है उनको वैसे की वैसे लिखना। तो आप इस बात को ध्यान रखें। इसको अपन और सवालों में समझेंगे, लेकिन आपका कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ भी क्लियर होगा। और मैथ में कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको लगातार रिवीजन करना पड़ता है। इसके बाद अपन कुछ उदाहरण के सवाल लेते हैं, और फिर अगली वीडियो में अपन प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। तो अभी अपन उदाहरण के सवाल करेंगे। तो देखिए आपके सामने ये उदाहरण है, उदाहरण नंबर 2, और हम जिस बुक को फॉलो कर रहे हैं वो ये है गणित कक्षा 10 मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा, है ना। तो इस बुक को फॉलो करेंगे और इसी को अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक, ध्यान रखना इस बात का। तो यहाँ पर उदाहरण नंबर 2 है कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ महत्तम समापवर्तक और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको मैं पूरा प्रॉपर तरीके से आपको हल करके बताना है। जैसे आपको ये पेपर में जाए तो आप इसको कॉपी में कैसे करेंगे, तो वो उस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ कि यदि 2 संख्याओं का एलसीएम दिया हो, 2 संख्याएँ दी हों, तो उनका गुणनफल क्या, जैसे मान लो 2 संख्याएँ ए और बी हैं। ठीक, यदि 2 संख्याएँ ए और बी दी हैं तो ए और बी का गुणनफल, तो ए गुणित बी बराबर ए और बी का एलसीएम, है ना। तो ए और बी के एलसीएम गुणा ए और बी के एचसीएफ। तो मतलब 2 संख्याओं का जो गुणनफल है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो आप इस फार्मूले को ध्यान रखें, है ना। ये केवल 2 संख्याओं पर लागू होता, 3 संख्याओं पर लागू नहीं होता। 2 संख्याओं का गुणनफल, और इस फार्मूले का यूज अपन इस क्वेश्चन में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 संख्याएं दी। यदि 2 संख्याओं को आपको इसमें क्या करेंगे, 2 संख्याओं का यदि आपको एलसीएम और एचसीएफ पूछा है तो आप इसमें इस सूत्र का ही उपयोग करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इस सवाल को अपन कैसे हल करेंगे, इस सवाल का सबसे पहले महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, और फिर उसका महत्तम समापवर्तक निकल जाएगा, फिर इस फार्मूले में मान रख के उसका एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो अपन कैसे करेंगे इसको देखते हैं। तो ये फार्मूला है, इसको मैं अभी साफ कर देता हूँ, इसके बाद अपन इसका यूज़ करेंगे। देखो, सबसे पहले आपको इसको क्या लिखना है, यहाँ पर हल लिखना है कि हल करेंगे इसको। ठीक, कि 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना। सबसे पहले तो अपन यहाँ लिखेंगे 96 और 404 के अभाज्य गुणनखंड, 96 और 404 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, है ना। पहले अपन इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे दोनों के करने पर। ठीक,
96 और 404 के क्या करना है आपको, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था, जैसे 96 के करना यहीं साइड में ही करेंगे कि 96 के अभाज्य गुणनखंड आप ऐसे करेंगे, ठीक। तो ये आपका 96 हो गया, 96 के आपको अभाज्य गुणनखंड करना, ठीक। तो ये 2 से भाग जाएगा सबसे पहले, तो 2 से भाग देंगे, आपको ये अभाज्य गुणनखंड करना होता होगा 2 चौके 8, और इसके बाद 1 बचा, तो ये 6 पहले ही से है, तो ये 16 हो जाएगा। तो 2 8 16, तो ये हो गया आपका 48। फिर 2 से आप इसमें देंगे तो 48, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, अभी भी 2 से जा रहा है, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, फिर 2 से जा रहा है, 2 से 2 छिक्का 12, फिर 2 से जा रहा है, 2 3 6, अब 3 से जा रहा है, ठीक है, 3 एकम 3। तो कब तक अपन डिवाइड करते रहेंगे, जब तक 1 ना आ जाए। ये तो क्या हो गया आपका 96 के अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसके बाद अपन निकालेंगे 101 के अभाज्य गुणनखंड, है ना, 101 के अभाज्य गुणनखंड, तो इसको भी यही निकालेंगे। 101 नहीं, 404 के, है ना, सॉरी, 404 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 404 भी 2 से जा रहा है, तो 2 से जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, ठीक। फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2 और 2 एकम, ठीक। अब 101 से ही जाएगा, क्योंकि 101 अभाज्य संख्या है और वो किसी के पहाड़े में नहीं आता, ठीक। तो ये दोनों के अपन ने अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर निकाल दिए, ठीक। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है, तो 96 के अपन ने अभाज्य गुणनखंड जो निकाले, तो 96 कैसे लिखेंगे, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, तो 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 बार, तो 2 की घात 5 और गुणित 3, ठीक। तो ये तो 96 के अभाज्य गुणनखंड आपने लिख लिए, ठीक। इसके बाद आपको लिखना 404 के, तो 404 के भी आपको ऐसे ही लिखना है। तो 404 क्या है, 404 है आपका 2 की घात 2 गुणित 101, समझिए, 2 की घात 2 और 101। और अभाज्य गुणनखंड निकालना मैंने आपको अभी बताया था कि अभाज्य गुणनखंड में क्या अभाज्य गुणनखंड निकालना था, अभी बताया था। एचसीएफ निकालना मैंने आपको अभी बताया था कि एचसीएफ निकालते समय आपको जो दो संख्याओं का निकालना है, तो 2 संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में जो कॉमन है उसको चेक करते हैं कि कॉमन क्या है। तो यहाँ पर कॉमन देखें तो 2 की घात 2 कॉमन है और 2 की घात 5 कॉमन है, ठीक। अब जो कॉमन है उसमें सबसे छोटी घात कौन सी है, उसमें सबसे छोटी घात कौन सी है वो देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे छोटी घात 2 की घात 5 और 2 की घात 2 में 2 की घात 2 है। तो एचसीएफ जैसे 2 कॉमन आ गया, इसके अलावा 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 भी कॉमन नहीं आ रहा और 101 भी कॉमन नहीं आ रहा। तो एचसीएफ में जो कॉमन नहीं आ रहा उससे कोई मतलब नहीं है अपन को, जो कॉमन आ रहा है उसको ही आपको देखना है। तो यहाँ पर जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है, तो इसका मतलब इसलिए तब इनका एचसीएफ निकालते। तो इनका एचसीएफ क्या, 96 और 404 का एचसीएफ, क्या एचसीएफ। अब इनका एचसीएफ क्या आएगा, तो इनमें जो कॉमन है उसकी सबसे छोटी घात, तो यहाँ पर 2 की घात 2 कॉमन है, 2 की घात 2 छोटी घात है उसकी, 2 कॉमन है जिसमें 2 की घात 2 उसकी छोटी घात। और 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखें 96 और 404 का एचसीएफ, 2 की घात 2 का मतलब होता है 2 गुणित 2 मतलब 4। तो 96 और 404 का एचसीएफ आपका ये आ गया, ठीक। 96 और 404 का एचसीएफ का आपका आ गया ये कि 96 और 4 का एचसीएफ क्या है, 4 है, ठीक। अब आपको निकालना है फिर इसके बाद क्या निकालना है, इसका एलसीएम। अब एलसीएम अगर 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए पूछा गया है तो आप पहले उसका एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक निकालिए, और उसके बाद एलसीएम निकालने के लिए आपको एक मैंने फार्मूला बताया था, उसका उपयोग करके उसका एलसीएम निकालना है, ठीक। तो कैसे निकालेंगे देखो। अब इसके बाद अपन को इसका क्या निकालना है, वो एलसीएम। तो उसके लिए आपको क्या लिखना है कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि, ठीक, हम जानते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल, अभी मैंने फार्मूला लिखा, 2 संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के बराबर होता है, ठीक। तो मैं वही लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मान लो हम जानते हैं कि यदि, ऐसा लिख दे रहे हैं, यदि 2 संख्याएं A और B हैं, तब A और B हैं, तब क्या होगा कि A और B का गुणा, A गुणित B बराबर होगा A और B का एचसीएफ
गुणा ए और बी का एलसीएम। ठीक, तो ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले में अपन को वैल्यू रखना है, तो ए और बी की जगह आपके पास 96 और 404 हैं, तो अब इस फार्मूले में वो वैल्यू रखना है डायरेक्ट। यहाँ आपका आ जाएगा 96 ए की जगह और इसकी जगह आ जाएगा 404। ठीक, बराबर एचसीएफ तो अपन ने निकाल लिया, ए और बी का एचसीएफ मतलब 96 और 4 का एचसीएफ, तो इनका एचसीएफ तो क्या आया, 4 आया। ठीक, 4 आया। उसके बाद एलसीएम आपको नहीं पता, तो एलसीएम की जगह आप एलसीएम ही लिखा रहेंगे। अब ये जो समीकरण बना है, आपको ये समीकरण दिख रहा होगा, तो इस समीकरण को हल करके आप एलसीएम का मान निकाल सकते हैं। तो अब इस समीकरण को हल करना आपको आता होगा कि यहाँ पर जो 4 गुणा में है, क्या दिख रहा है, 4 गुणा में है, वो इस तरफ जाएगा तो बटे में आ जाएगा, जो गुणा में रहता है वो भाग में आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पर देखें, जैसे बीच में अगर बराबर का चिन्ह है तो यहाँ पर ये तीर का निशान आप लगा सकते हैं तो और अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर ये देखें अगली स्टेप में जो 96 गुणित 404 है, उसके बटे में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा और बराबर इधर अकेला एलसीएम बच जाएगा। ठीक, यहाँ पर 96 गुणित 404 आ गया, इसके बाद अकेला यहाँ पर एलसीएम बच जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एलसीएम बच जाएगा, तो एलसीएम अब ये 4 से इसमें भाग जा रहा है, 4 से अपन इसमें भाग दें तो 4 दूनी 8, इसमें मत दो 96 में ना, 96 रहने दो, 4 से इसमें भाग जा रहा है, तो 4 एकम 4 0, 4 एकम 4, तो 101 गुणित 96 बचा। इसके बाद इसके नीचे ही लिखना है, लेकिन मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ इसके, है ना, आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर 96 गुणित 101 बचा, बराबर 96 गुणित 101 बराबर क्या बचा, एलसीएम। ठीक, अब 96 गुणित 101 हो गया। अब आपको 96 में सिर्फ 101 का गुणा करना, तो 96 में 101 का गुणा करेंगे। अब एलसीएम बराबर दोनों में है, तो एलसीएम इस तरफ लिख दो या इस तरफ लिख दो, तो अपन इसको इस तरफ लिख दे रहे हैं, तो इस तरफ लिख दिया एलसीएम बराबर 96 गुणित 101। तो 96 गुणित 196 में 101 का गुणा करेंगे तो 96 और 96 ही आएगा। ठीक, तो ये इनका एलसीएम हो गया। ठीक, तो आपको इस तरीके से करना, तो ये इनका एचसीएफ हो गया और इसका एलसीएम हो गया। अब इसको एचसीएफ और एलसीएम जो आया है, तो ये इनका आंसर है, ये इसका आंसर हो गया यहाँ। ठीक, तो ये आंसर हो गया। तो 96 इनका एलसीएम आया और 4 इनका एचसीएफ आया, तो ये हो गया। आपको इसी तरीके से करना है, अभाज्य गुणनखंड आप साइड में करेंगे और ये पूरा इसके नीचे, ये नीचे तक आपको लिखना है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, और जो आंसर है उनको आप डिब्बे में बंद कर दीजिए, तो एग्जामिनर जो चेक करेगा उसका फोकस उस पर हो जाएगा। तो ये रही आज की पहली वीडियो, जो अपन ने उदाहरण स्टार्ट किया। इसके बाद एक उदाहरण करेंगे और उससे अगली वीडियो में अपन इस प्रश्नावली को पूरा हल कर देंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।